हम लोग पेपर 2 योग के यूनिट 9 योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां या योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पढ़ेंगे। ये एक किताब है कैवल्य धाम की, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां। उसी किताब से उसका नाम डाल करके पूछा जाता है कि उस किताब के मुताबिक कौन सी, कोई एक क्वेश्चन दे दिया कितने मैट की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, कितना जगह चाहिए एक योग अभ्यासी को योग करने के लिए, तो उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग फटाफट देखते हैं इसको, क्विक रिवीजन में काफी पढ़ना है इसमें। तो शुरुआत इन्होंने किया हुआ है, पहले प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति दोनों में अंतर क्या रहा, जल्दी जल्दी इन्होंने बताया है, बहुत थोड़े में, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग भी देख लेते हैं। जैसे छात्रों की सीमित संख्या हुआ करती थी प्राचीन शिक्षा पद्धति में, इसलिए क्योंकि आश्रम में पढ़ते थे और ऐसा नहीं है कि रोज बच्चा जाएगा आएगा, ऐसा नहीं था। तो सीमित संख्या हुआ करती थी। समय का उसमें बंधन इसलिए नहीं था, जब तक बच्चा पूरी तरह से ज्ञानवान नहीं हो जाता था, और कहते थे कि यज्ञोपवीत करके भेज दिया जाता था। फिर पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम भी कई बार जो है बीतता था आश्रम में ही। गुरु जब लगता था कि नहीं पूरी तरह हमने सबको सिखा दिया, फिर उनके पिता के सुपुर्द कर दिया जाता था। उसी तरह छात्र वर्ण और वर्ग विशेष से संबंधित होते थे, ये भी कहा जाता है, और कई बार हम लोगों ने महाभारत में देखा भी था। एकलव्य इनके उदाहरण रहे हैं, और कर्ण को भी इसी वजह से सजा मिली थी। वैचारिक गुणवत्ता का उस समय महत्व था, उस समय दिया था, मोरालिटी पर ध्यान दिया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य था कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, और योग तो उसमें पूरी तरह समाहित होता था। आधुनिक शिक्षा पद्धति आजकल जो है छात्रों की असीमित संख्या है। कई बार छात्रों की सीमित संख्या भी होती है और असीमित, इसमें दोनों मिक्स है। तो असीमित वाले को हम ज्यादा मान्यता देंगे, क्योंकि सीमित संख्या वाले कुछ ही संस्थान है, आईआईटी है उसमें सीमित है, या जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है सीमित है, लेकिन ज्यादातर में असीमित संख्या होती है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पढ़ाई करने जाते हैं। जैसे स्कूल में तो कितनी भी संख्या हो, सरकारी स्कूल में सबको एडमिशन देना है, क्योंकि सबको पढ़ाना है। समय का बंधन इसमें अनिवार्य कर दिया गया है, और हर वर्ण और हर वर्ग के छात्र जो है पढ़ाई करते हैं। अंकों के आधार पर गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। हालांकि नई शिक्षा नीति में या अपग्रेडिंग सिस्टम वगैरह होता है, तो शुरुआत में बच्चों को अंकों का आधार नहीं माना जाता, लेकिन बाद में तो अंकों का आधार आता ही है। शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। व्यवसाय बहुत जरूरी है, व्यवसाय नहीं होगा तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, इसीलिए व्यवसाय से जोड़ा गया है शिक्षा को। इसीलिए नई शिक्षा पद्धति में भी 6th क्लास से ही वोकेशनल कोर्सेज को जोड़ा गया है, साथ में कोडिंग वगैरह भी डाला गया है। अगर एग्जाम में आ जाए वो अलग है, इस फिर भी एक जानकारी आ गई। वोकेशनल कोर्सेज नई शिक्षा नीति 2020 में कब से जोड़ी गई है, 6th क्लास से जोड़ी गई। योग एवं योग अभ्यास, चूंकि योगा अभ्यास की अध्यापन विधियां है। वैसे तो हम लोग पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, लेकिन योग का टीचिंग एप्टीट्यूड उसके लिए अलग से एक हमें दिया गया है कि नहीं आप इसको अलग से पढ़ें, इससे संबंधित सवाल भी आएंगे। योग के बारे में जो भ्रामक धारणाएं बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, पहले भी बनी हुई थी, उसको देख लेते हैं फटाफट। योग सबके लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए योग है। और अभी भी लोग मानते हैं अरे योग कर रहे हो, अभी तो नए जवान हो तो जिम विम करो, अभी योग क्यों। मतलब माना जाता है कि योग एक एज के बाद, एक बुजुर्ग हो गए या एक ऐसी एज हो गई, उस एज में करना है। योग को चमत्कारों से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, अलौकिक शक्तियां आ जाती, ऐसा लोग मानते हैं। अभी भी कहेंगे अच्छा योगी हो, कुछ चमत्कार दिखा दो। तो ये चीजें अभी भी लोगों के दिमाग में है। योग रहस्यों से भरा हुआ है, जादू टोना जैसा कुछ है, ये भी बहुत समय तक था, और अभी भी कई लोगों के मन में ये चीजें है कि योग का अभ्यास कर रहे, कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं। योग ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सारे रोग ठीक कर सकती है। आजकल लोगों के दिमाग में ये भ्रांतियां आ गई हैं कि भले ही हमारे अंदर विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी है, योग करेंगे तो कैल्शियम की कमी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये सारे रोग ठीक नहीं होंगे। योग से आपके मसल्स में टोन आएगा, बहुत अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी कैपेसिटी शरीर की बढ़ेगी, मसल्स की बढ़ेगी, आप जो खाओगे उसका पाचन ठीक होगा, शरीर में लगेगा, ये है। लेकिन सारे रोग ठीक होते हैं, ये सही नहीं है। योग एक व्यायाम पद्धति है, लोग ये भी कह देते हैं, और आसन को ही लोग योग समझने लग गए हैं। संपूर्ण योग की जानकारी लोगों को नहीं है। लोग कहते हैं कि योग और प्राणायाम कर रहे हैं, ये जनरली ये शब्द सुनने में आता है। तो ये बहुत सारे लोग योग को अलग मान लेते हैं, प्राणायाम अलग, योग को सिर्फ आसन मान लेते हैं, उसके अलावा प्राणायाम। योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, युज धातु से हुई है, पाणिनि के व्याकरण से, महर्षि पाणिनि के व्याकरण में
इसकी व्याख्या है युज धातु। युज धातु मतलब कि जो रूट वर्ड होते हैं उसको धातु कहा जाता है संस्कृत में। तो युज जो है रूट वर्ड है, उसी से बना हुआ है योग शब्द। उसके 3 अर्थ बताए गए, युजिर योगो योगे, युजिर समाधो और युज समाधो युज संयमने। तो युजिर योगे इसका अर्थ जोड़ना, मिलना, समाधो समाधि से लगाया गया है, संयमने यानी कि इंद्रियों का संयम। इसका भी डिटेल जाएंगे, बहुत लंबा होगा, डिटेल हम अभी जाएंगे नहीं। समस्त योगिक अभ्यासों को देखिए, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अलग अलग योग की किताबों में, हठ योग की किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग है। हम लोगों ने पढ़ा है घेरन संहिता में साप्तांग योग है, योग के 7 अंग बताए गए हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ पातंजल योग दर्शन में योग के 8 अंगों की चर्चा है। अब देखिए, सबको समाहित करते हुए योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में 6 अंगों की चर्चा की गई है। आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। बस ध्यान में रख लेंगे, आसन को उन्होंने पहले लिखा है, प्राणायाम बंध को बाद में। तो आसन प्राणायाम बंध तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने क्रियाएं जो है षटकर्ण वाला वो बंध के बाद रखा हुआ है, फिर ध्यान और फिर अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास रखा हुआ है। आसन के बारे में, ऐसा एक पोस्चर है, विशेष पोस्चर जो मन और शरीर दोनों में स्थिरता प्रदान करता है। मांसपेशियों में खिंचाव आया तो तंत्रिकाओं में भी प्रभाव पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर भी एक विशेष आवेश पैदा होता है शरीर में। इसकी 2 आधारभूत सिद्धांत है, स्थिरता और सुख। ये भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। जो आसन में सावधानी बरतनी है, सब लोग, आप एमए के स्टूडेंट हैं तो योग कराते भी होंगे, करते भी होंगे। तो आसन करते समय झटके नहीं आने चाहिए। जो हम लोग फटाफट फटाफट उछल कूद ज्यादा मचाते हैं, बेसिकली वो योग के सिद्धांत के खिलाफ है। हालांकि आजकल दोनों चीजों को मिक्स कर दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जिनको करना है करें, कराएं, उस पर आपत्ति नहीं। लेकिन जब आप थियोरी पेपर पर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आसन का मतलब जो जर्क जिसको कहते हैं, जर्क नहीं आना चाहिए। सब लोग अपने योग साधक को कहते होंगे। आसन के अभ्यास से थकान भी नहीं होनी चाहिए। ये भी, अगर कोई आसन आपने करा, थकान हुई, तो बीच में थोड़ा सा रिलैक्स दे दीजिए, फिर करेंगे। धीरे धीरे करते करते क्षमता बढ़ती जाती, लंबे समय तक करने पर भी थकान नहीं होगी। अब आसन को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। कौन सा? ध्यानात्मक, धारणात्मक आसन। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ध्यानात्मक आसन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। तो यहाँ पर ध्यानात्मक में धारणात्मक शब्द भी जोड़ा गया है कि ध्यानात्मक धारणात्मक आसन। दूसरा है संवर्धनात्मक आसन और तीसरा है शिथिलात्मक आसन। तो देखिए, ध्यानात्मक आपको याद रहेगा क्योंकि हम लोग प्रार्थना कराते हैं, योग का अभ्यास शुरू करते हैं तो उसी से करते हैं। शिथिलात्मक में हम लोग 2 आसन इसमें मुख्य है, मकर आसन, शवासन। बाकी जितने आसन हैं जिससे शरीर में का संवर्धन होता है, जिसमें शरीर मांसपेशियां खूब अच्छे से खींचती हैं, वो सब संवर्धनात्मक आसन की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद प्राणायाम पर आते हैं। प्राणायाम के बारे में जो क्वेश्चन आ जाता है, योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास असर डालता है किस पर? तो क्या हुआ है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एएनएस पर प्रभाव पड़ता है। ये वाला लाइन 3 से 4 बार रिपीट कर जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और याद ना भी रहे तो अभी जैसे दिमाग में है, आपके चित्त में बैठ जाएगा, तो जब आएगा एग्जाम में तो आप लिख दोगे। प्राणायाम के अभ्यास से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। श्वास को लंबी और सुखद समय तक रोकना प्राणायाम की एक आवश्यक प्रविधि है। मतलब लंबे समय तक सुखपूर्वक रोकेंगे तो माना जाएगा कि हाँ, आपका प्राणायाम हो रहा है। ऐसे तो दिन भर श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पूरा रेचक चलता है, लेकिन उसको हम प्राणायाम नहीं कहते हैं। शुरुआत में प्राणायाम में क्या किया जाता है, अचानक से श्वास नहीं रोकते हैं। कोशिश की जाती है 1/2 के रेशियो से शुरू करें। जैसे किसी को आप साधक को करा रहे हैं तो कहेंगे 5 में ले, 10 में छोड़े, फिर धीरे धीरे उसी लेवल को बढ़ाते जाते हैं। 5 के बाद 6 में ले, 12 में छोड़े, इस तरह से। प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं, जिसमें कभी बाई नासिका से, कभी दाई नासिका से, कभी मुख से भी श्वसन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं बाई नासिका से श्वास लेना, अनुलोम विलोम में दाई नासिका से लिया, सूर्यभेदी प्राणायाम में लिया जाता है। बहरहाल ये भी सब लोग जानते हैं। प्राणायाम के अंतर्गत 3 अवस्थाएं होती हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। इसमें भी ज्यादा समय नहीं देंगे।
प्राणायाम से एएनएस को प्रभावित कर उसे नियंत्रित कर मानसिक कार्य को प्रभावित किया जाता है। यानी प्राणायाम से जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है उससे क्या होता है, मानसिक कार्य पर उससे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि आप प्राणायाम करेंगे तो मन आपका स्थिर होगा, मन आपका शांत होगा। प्राणायाम ध्यान के लिए एक तरह से शरीर और मन को तैयार करता है। मन बंध और मुद्राएं, ये शरीर की अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है, मुद्रा और बंध। और जो मर्म पॉइंट होते हैं, इससे मर्म अंगों तक रक्त का प्रवाह आसानी से होता है। मर्म जो है हड्डियों के किस ग्रंथ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ, एक बार जल्दी से रिकॉल कर जाइए तो ठीक रहेगा। कोई बताइए, हड्डियों के किस ग्रंथ में मर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है? सर सिद्धांत पद्धति नहीं, वशिष्ठ संहिता। बस इसके सही। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर, 16 मर्म उपाय स्थान बताए गए। उसमें मर्म, तो वशिष्ठ संहिता में मर्म के बारे में जानकारी दी हुई है। क्विक रिवीजन जो हम लोग कर रहे थे उसमें भी आया था, हालांकि डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आगे पढ़ते हैं क्रियाएं। शरीर की शुद्धि के लिए जो 6 शोधन क्रियाएं हैं, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 क्रियाओं से पूरे शरीर की शुद्धि होती है। ध्यान के बारे में, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए योग की एक विधा जिसको ध्यान कहते हैं। इसके अनगिनत तरीके हैं, हर स्कूल में अलग अलग तरीके बताए गए हैं ध्यान के, कैसे ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसी में भावातीत ध्यान भी आता है, और उसी में हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में अलग ध्यान पढ़ा हुआ है, घेरन संगीता में हम लोगों ने स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ज्योति ध्यान पढ़ा हुआ है। तो ध्यान लीन होने की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी एक वस्तु, ध्वनि, विचार में मन को स्थिर कर देता है। सर ये हठ पर दीपिका बता रहे हैं ना, नादानुसंधान वाला? हाँ, हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान है, और घेरन संगीता में हम लोगों ने स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति ध्यान का पढ़ा हुआ था। ध्यान मन को कंट्रोल करने का एक तरीका जरूर है, लेकिन आसन और प्राणायाम को साधे बिना ध्यान का अभ्यास सुरक्षित नहीं है। इसीलिए सब लोग एक क्रम से जो है ध्यान को रखे हुए आसन और प्राणायाम के बाद ही आता है। ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या है? आंतरिक आत्मज्ञान, जो हमारे अंदर, हम अंदर, ध्यान जो है हमें अंदर झांकने के लिए कहता है, इसे पूरा योग ही कहता है, लेकिन ध्यान से वो प्रोसेस शुरू होता है। अभिवृत्ति और बाकी जो क्रियाएं होती है वो ध्यान के लिए तैयारी। अभिवृत्ति प्रशिक्षण में 2 चीजें आ गई। कहा गया कि अपने आचरण को आप ठीक करें, यानी जो आपने सीखा योग से अब उसको अपने उसमें उतारे, अपने जीवन में उतारे। तो अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास में ये है, यानी कि, और इसका दूसरा जो अर्थ होता है कि अगर कोई योग से व्यवहारिक तौर पर जीवन जीना चाहता है, योग में चाहे कि हम कैरियर भी बनाए, पहले अपने जीवन में उतारे, तब जाकर के आप दूसरों को सिखा पाओगे, बता पाओगे, फिर दूसरे आपसे प्रभावित होंगे। तो अब इसमें देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। सभी यौगिक अभ्यास एक दूसरे के अनुपूरक हैं, ऐसा नहीं कि एक छोड़ देंगे तो दूसरा सध जाएगा, नहीं। साधने के लिए सबको हमें कॉम्बिनेशन लेकर चलना पड़ेगा। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युज धातु से सर। युज धातु से। धातु से। योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक आसन को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। एक बार बता दीजिए जल्दी से कौन कौन सा नाम? शिथिलात्मक, शरीर संबंधनात्मक और मेडिटेटिव। ध्यानात्मक पहले ध्यानात्मक है। हाँ, पहला ध्यानात्मक है, शरीर संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। आसन की श्रेणियां हैं संवर्धनात्मक, तीनों है सर। ठीक है, ये हो ही गया। उसके बाद प्राणायाम से किस तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? सर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। प्राणायाम के अंतर्गत कौन सी 3 अवस्था आती है? बहुत सिंपल, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक। ये तो हम लोगों के लिए ऐसे जैसे क ख ग घ पढ़ना होगा। अब जो ये देखिए, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यापन विधियां, अर्थ एवं कार्य क्षेत्र। बस फटाफट बढ़ते हैं इसमें भी, क्योंकि ये भी आप लोगों का पढ़ा हुआ है। तो अध्यापन विधियां मतलब कि पढ़ाने का जो तरीका है योग को, उसके पार्ट बताए गए। क्या है अध्यापन? अधिगम मतलब सीखना, अध्यापक टीचर है, छात्र है, विषय वस्तु जिस विषय वस्तु को पढ़ाएंगे, और एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जो चीजें अभी भी मौजूद है कि हम अध्यापन कर रहे हैं, और अध्यापन के दौरान सीखना सिखाना हो रहा है, अधिगम हो गया। और एक अध्यापक है और दूसरी तरफ छात्र हैं, और एक विषय वस्तु हमने लिया हुआ है, और एक इन्वायरमेंट भी बना हुआ है। हम गूगल मीट के थ्रू पढ़ रहे हैं और सारे लोग सुन रहे हैं, चुप है, ऐसा नहीं कि हमें वातावरण नहीं मिला हुआ है। अब इसमें जो है मुख्य रूप से 2 अवस्था है,
शिक्षक द्वारा संचालित और छात्र द्वारा संचालित। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसको पढ़ा करके यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको देख लेते हैं। दो महत्वपूर्ण घटक हो गए, अध्यापक और छात्र। अब क्या है, इसको भी आगे बढ़ करके आते हैं कि पहले क्या होता था, अध्यापक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होती थी। अब जो है छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था हो गई है। अब छात्र को ध्यान में रख करके किया जाता है सब कुछ। तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अभी जो योग अभ्यासों के अध्यापन विद्या पुस्तक के मुताबिक शैक्षणिक प्रक्रिया होता है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पर्यावरण केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित। तो छात्र केंद्रित ही टिक लगाइएगा, शिक्षक केंद्रित नहीं लगाएंगे। शिक्षक केंद्रित पहले जमाने में होता है, जब गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु की ही वाणी सब कुछ है, गुरु ही सब कुछ करेंगे, तो वहां शिक्षक केंद्रित होता था। अब छात्र केंद्रित है। अब तो इतनी पाबंदियां हैं कि शिक्षक जो है किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते, उनपे भी जो है बहुत पाबंदियां लगा दी गई है। अब छात्र केंद्रित हो गया हुआ है। तो यहाँ भी हमने दिया हुआ है वही, अध्यापक केंद्रित प्राचीन काल में, और छात्र केंद्रित हो गया कि अब आधुनिक काल में। अब इसके दो पार्ट होते हैं अध्यापन के, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिकल जब करेंगे तो प्रैक्टिकल। अब आता है योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक अध्यापन की कितनी विधियां बताई गई हैं। अभी तक हम लोग सिंपल परिचय ले रहे थे, अब है कितनी विधियां बताई गई हैं। तो 7 विधियां ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अध्यापन की कितनी विधियां हैं। 7 विधियां हैं, व्याख्यान विधि, निर्देशन विधि, वैयक्तिक निर्देशन विधि, समूह चर्चा विधि, निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि और प्रदर्शन विधि। ये मन ही मन 3 से 4 बार बोल जाइए। व्याख्यान विधि, निर्देशन विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि और वैयक्तिक निर्देशन विधि, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन वाला, निर्देशित अभ्यास विधि जिसमें कि हम योग का अभ्यास करा रहे हैं तो हम बोलते हुए कि ऐसा करो, या आप लोग कराते हैं तो वो निर्देश देते हैं, फिर अभ्यास होता है। फिर परियोजना विधि, फिर जो है असाइनमेंट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाता है। फिर प्रदर्शन विधि, फिर छात्रों को कहा जाता है आप प्रदर्शन करके दिखाइए। इस तरह से 7 अध्यापन विधियां। तो कितनी अध्यापन विधियां हैं? 7 अध्यापन विधियां हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन भी यहाँ रख दिया। योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक में मुख्यतः कितनी अध्यापन विधियों की चर्चा है? तो 7 अध्यापन विधियों की चर्चा है। एक एक करके 2-2 लाइन में देख लेते हैं। व्याख्यान विधि क्या है? प्राचीन विधि है, जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यापक भाषण की आवश्यकता होती है, एक चीज पर लंबा भाषण दे दिया, तो ये व्याख्यान विधि है। दूसरी विधि में आएंगे निर्देशन अनुक्रिया विधि। इस विधि में अध्यापक किसी विषय को प्रस्तुत करने के साथ साथ साफ साफ निर्देश देते हैं। ये निर्देश विषय के प्रदर्शन से पहले या बाद में और साथ साथ भी होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। निर्देशन अनुक्रिया विधि में ये 3 चीजें कई बार पूछ दिया जाता है कि निर्देशन अनुक्रिया विधि में निर्देशन कब दिया जाता है, विषय के प्रदर्शन से पहले, बाद में या साथ साथ। तो ये तीनों चीजें आती है। कई बार पहले दिया जाता है, कई बार कहते हैं आप एक बार करके दिखाओ, फिर उसमें बताते नहीं इसमें कमियां थी, ये कमियां थी, ये कमियां, और कई बार साथ साथ भी हम डायलॉग करते हैं और अभ्यास किया जाता है। निर्देशन अनुक्रिया छोटी क्रिया विधि। वैयक्तिक निर्देशन विधि, इस विधि में सीखने की प्रक्रिया व्यक्तिगत तौर पर होती है। इसको ऐसे सीख लीजिएगा। याद करने का तरीका देखिए, पहले तो लंबा व्याख्यान हमने दे दिया, उसके बाद हमने अनुक्रिया, मतलब उसमें तीनों चीजें है कि कोई चीज सिखा रहे हैं, किसी को ग्रुप में सिखा रहे, चाहे कैसे भी सिखा रहे, पहले भी हमने कुछ कहा, साथ साथ भी कहा, बाद में भी निर्देशन दिया, तो निर्देश हमने दिया। तीसरा में सोचिएगा, अब हम योगा टीचर बन गए, किसी को घर घर जा रहे योगा सिखाने, तो उसमें वैयक्तिक निर्देशन विधि आ गया, व्यक्तिगत तौर पर हमने किया। इसमें ये देखिए खास तौर पे कहा गया, इस विधि में समूह बनाए रखने के बावजूद व्यक्ति विशेष की खूबियों और खामियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो इसीलिए इसको वैयक्तिक निर्देशन विधि कहा गया। अब समूह चर्चा विधि। समूह चर्चा विधि से नाम ही है, ग्रुप डिस्कशन विधि के दौरान छात्रों की सहभागिता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के होने तक शिक्षक को नेतृत्व का काम करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन इसीलिए कराया जाता है। 5वां है निर्देशित अभ्यास विधि। निर्देशित अभ्यास विधि, इसे असाइनमेंट भी कहते हैं, यानी कि यौगिक क्लास के बाद छात्रों को अलग से दूसरा अभ्यास करने को कहा जाता है, ताकि उस यौगिक अभ्यास में छात्र की दक्षता बढ़ जाए। उसके बाद
अगला आते हैं छठे नंबर पर परियोजना वर्ग जो है, छात्रों ने कक्षा में जो कार्य सीखा उसको इस विधि से क्रियान्वित करने में दक्ष बनाता है, ये परियोजना विधि। इसे प्रोजेक्ट वर्क भी कहा जाता है। ये भी सिंपल है, कई बार आप लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया होगा। और सातवां है हमारा प्रदर्शन विधि। इस विधि में छात्रों को यौगिक अभ्यास का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करना होता है, तो इससे छात्रों के अंदर के गुणों का पता चलता है। अब है अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले घटक। जब आप पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी पढ़ाई को, पढ़ाने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करें। तो क्या क्या प्रभावित करता है? विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हैं, पहले की पृष्ठभूमि, आपका बैकग्राउंड क्या है, छात्रों का अनुभव कितना है उस विषय के बारे में। अगर अभी इस क्लास में कोई ऐसे आदमी बैठ जाए जिन्होंने योग को कभी पढ़ा नहीं लेकिन बड़ा योग करना चाहते हैं, तो वो 5 मिनट में भाग जाएंगे, फिर कभी आएंगे नहीं योग क्लास में। उसके बाद अध्यापक, टीचर के सारे गुण होने चाहिए। सुविधाएं कितनी है क्लास में, जैसे हम लोग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का अभी जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैज्ञानिक सिद्धांत भी होते हैं। ये 5 चीजें हैं जो प्रभावित करते हैं हमारी अध्यापन विधि को। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक में कितनी अध्यापन विधियों की चर्चा है? 7 अध्यापन विधियों की चर्चा पहले भी आई, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन ला रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। कितने घटक हैं अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले? 5। 5 घटक। योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक शैक्षणिक प्रक्रिया होती है, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पर्यावरण केंद्रित, क्या छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित। अध्यापन विधियों के स्रोत कहा गया है। यानी कि एक अध्यापन विधि, सपोज कीजिए कि गुलशन जी को आज पढ़ाना है, और पढ़ाना है तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए कोई एक अध्यापन विधि को वो सेलेक्ट करेंगे। आज हमें व्याख्यान अध्यापन विधि करना है, जैसे कि आजकल गुलशन जी करते हैं, पढ़ाते हैं जहाँ वहां व्याख्यान देते हैं। तब मान लीजिए व्याख्यान अध्यापन विधि को उन्होंने चुना, तो उस व्याख्यान अध्यापन विधि को तैयार करने में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो उसके बारे में कहा है। पहले तो यौगिक सिद्धांत का ध्यान रखेंगे, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का ध्यान रखेंगे, शरीर रचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत का भी ध्यान रखेंगे, शैक्षणिक सिद्धांत का भी ध्यान रखेंगे, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत का भी ध्यान रखेंगे। पांचों कसौटी पर कसने के बाद किसी एक आप अध्यापन विधि को पांचों कसौटी पर कसेंगे तो बहुत अच्छा वो आपका एक तैयार हो जाएगा पूरा मटेरियल। चाहे 1 घंटे क्लास ले रहे हैं, चाहे 2 घंटे की ले रहे हैं, चाहे 45 मिनट की ले रहे हैं। यौगिक अभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक इनमें से सही है। योग अभ्यास झटके के साथ करना चाहिए। सभी यौगिक अभ्यासों का परिणाम एक ही होता है, सिर्फ पहला सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। और दोनों गलत है। बाकी लोग भी जवाब दीजिए, माइक खोलने दोनों में। गलत है। दोनों गलत। यौगिक अभ्यासों का अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक अनावश्यक थकान होने पर क्या करना चाहिए? संवर्धनात्मक आसन करना चाहिए, ध्यानात्मक आसन में बैठना चाहिए, शिथिलात्मक आसन करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। शिथिलात्मक। शिथिलात्मक आसन में हमें जाना चाहिए। ये शरीर एवं क्रियात्मक सिद्धांत, इसको पढ़ना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आता है। जो सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे, किस सिद्धांत को लेकर के हम कोई भी अध्यापन विधि को तैयार करेंगे। कहा गया हर उम्र के लोगों के लिए सीखने सिखाने का तरीका बदल जाता है। हर शरीर क्रियात्मक स्थिति की भी अलग होती है, हर शरीर की क्षमता अलग होती है, उसकी क्रियात्मक स्थिति अलग होती है। किसी की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, किसी की कम है। अब उसी में अगर इसको 2 पार्ट में बांटे, पुरुष और स्त्री में, तो पुरुष और स्त्री में क्या नेचुरल डिफरेंस है, क्या भगवान ने डिफरेंस बनाकर भेजा हुआ है, वो देखते हैं। और इसको वैज्ञानिक तरीके से ये कसा हुआ है। ये भगवान मैंने शब्द नाम जरूर ले लिया, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। कहा गया शारीरिक रचना की दृष्टि से पुरुष का शरीर जो है मजबूत होता है, उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। स्त्रियों को दुर्बल माना जाता है, हड्डियां टखने तुलनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, और स्त्रियों में वसा उत्तक ज्यादा होता है, फैट टिश्यू ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, स्त्रियों में कौन से टिश्यू ज्यादा होते हैं? तो फैट टिश्यू ज्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा। पेशियों का भार, देखिए यहां से भी क्वेश्चन आता है। पेशियों का भार संपूर्ण शरीर के भार का कितना % होता है पुरुषों का? तो ये कहा गया 41.8% होता है। 4 से 5 बार बोल जाइए, 41.8% होता है। 41.8% होता है पेशियों का भार, मतलब मसल्स जो है, आपकी मांसपेशियां जो है
वो आपके पूरे शरीर का 41.8% होता है जेंट्स के लिए। और जो लेडीज हैं उनके लिए क्या होगा, 0.8 इधर भी है लेकिन इनका कम है। इनका कितना कम है, 6% कम है। उनका 41 है, इनका 35.8% है। स्त्रियों में ये 35.8% होता है पेशियों का भार। आगे बढ़ते हैं कि वसा ज्यादा होने से पेशीय कार्य क्षमता जो है वो कम होती है। तो अब अगर कहे कि महिलाएं कमजोर होती हैं शारीरिक रूप से, तो क्यों कमजोर होती है? क्योंकि उनका जो है फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड कह रहा हूं, फैटी टिश्यू ज्यादा होते हैं, इसीलिए पेशीय कार्य क्षमता जो है उनकी कम हो जाती है। पेट की भित्ति यानी पेट की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती है जेंट्स की, और पेट की भित्तियां सामान्यतः पुरुषों के मुकाबले कमजोर होती हैं लेडीज की। क्यों? प्रसव, गर्भपात, प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं, डेट की समस्याएं हैं, इसीलिए इन सब समस्याओं की वजह से कमजोर हो जाती है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जेंट्स। शारीरिक बनावट में भी ऐसी चीजें होती हैं, शारीरिक बनावट की वजह से भी क्या होता है कि कमर दर्द की समस्याएं लेडीज में ज्यादा देखी गई है। क्या होता है, वक्षस्थल, कमर चौड़ा होता है जिससे शारीरिक क्रिया पर प्रभाव पड़ता है जेंट्स में, और लेडीज की कमर पतली होती है, वक्षस्थल भी छोटा होता है। और देखिए ये साइड्स की बात हो रही है, रिब्स के पास की बात हो रही है। पीठ की निचली मांसपेशियां छोटी होती हैं जिससे कई बार अग्र कुब्जता, आगे की तरफ ऐसे बहुत सारी लेडीज झुक जाती है, पीठ निकल जाता है। हालांकि आजकल तो लेडीज भी बहुत कॉन्शियस हो गई हेल्थ को लेकर के, तो ये समस्याएं नहीं आने दे रही हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जेंट्स के मुकाबले लेडीज में लॉर्डोसिस की समस्या ज्यादा होती है। उसके बाद है पुरुषों में लंबोसेक्रल एंगल 133 डिग्री होता है, महिलाओं में लंबोसेक्रल एंगल 138 डिग्री होता है, 5 डिग्री ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कमर दर्द की समस्या लेडीज में ज्यादा होती है। अब है पेशी तान, टोन। कहते हैं ना योग का अभ्यास क्यों करना चाहिए? तो योग का अभ्यास इसलिए करना चाहिए, उससे मसल्स की टोन जो है वो बरकरार। टोन क्या होता है? रबर जैसे खींचते हैं ना, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को टोन कहते हैं। उसका लचीलापन, मसल्स का लचीलापन बना रहना चाहिए। आपने खींचा फिर वापस आ गया, खींचा वापस आ गया। और लेडीज के लिए क्या होता है कि प्रसव प्रक्रिया के बाद टोन कम हो जाता है, तो योग अभ्यास के द्वारा टोन को ठीक किया जा सकता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है वो कुछ नीचे होता है, इसीलिए स्थिरता और संतुलन वाले अभ्यास में इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सीखने की प्रभावी प्रक्रिया में 3 विधि महत्वपूर्ण है, पूर्ण विधि या सकल विधि। इससे क्वेश्चन आया भी हुआ था, इसीलिए इसको यहाँ पर ले आए। पूर्ण विधि या सकल विधि, सकल मतलब होता ही है पूर्णता जहां हो, उसको एक दूसरा नाम सकल भी है। अंश विधि, और उसके बाद है पूर्ण अंश विधि या संयुक्त विधि या प्रगामी अंश विधि या पुनरावृत्ति अंश विधि या निरंतर अंश विधि। मतलब ये एक पूर्ण विधि, एक दूसरा अंश विधि, तीसरा दोनों को मिला करके, पूर्ण का एक शब्द ले लिया, अंश का एक शब्द ले लिया, तो दोनों मिक्स करके दो याद रहेगा, तीसरा अपने आप आ जाएगा। कि सीखने की प्रभावी प्रक्रिया में 3 जो महत्वपूर्ण विधि है वो कौन कौन सी हैं, और उसका पूछ दिया जाता है क्या होता है ये, पूर्ण विधि क्या है, सकल विधि क्या होता है, अंश विधि क्या होता है, पूर्ण अंश विधि क्या होता है। तो अगर पूर्ण अंश विधि की जगह कोई और नाम है तो आप सोच लीजिएगा विधि की चर्चा हो रही है तो पूर्ण अंश विधि है, क्योंकि नाम बदल बदल कर आ रहा है। पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्ण विधि क्या होता है। कहते हैं इस विधि में क्रिया बिना गलती के फाइनल स्टेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। छात्र परिपक्व होते हैं और ये विधि उन्हीं के लिए उपयुक्त है। यानी कि आपको बहुत अच्छा सिखा दिया गया है और एक बार आपको बोल दिया गया कि आप इस आसन को करें, मयूरासन को करें, तो अब आप इतने अभ्यस्त हैं, इतना ज्यादा अभ्यास किया है कि आपने संपूर्णता उसमें दिखा दी, संपूर्णता को बिना किसी गलती का आपने कर दिया, तो ये हो गया पूर्ण सकल विधि। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा या पूछा गया है, वो देखिए कि परिपक्व छात्रों के लिए इनमें से कौन सी विधि सही है। तो पूर्ण सकल विधि परिपक्व छात्र के लिए पूर्ण विधि या सकल विधि
उनसे जुड़ा हुआ है। अब है अंश विधि। कहते हैं इसमें यौगिक क्रिया का पहले क्रम से ज्ञान लिया जाता है कि पहले आपको मयूरासन करना है तो पहले आप बैठे घुटने के बल वज्रासन में, फिर आगे आप आएंगे मार्जरी आसन वाली स्थिति में, फिर झुकेंगे। तो एक बाय स्टेप आपको फिर दोनों कोहनी को लगाएंगे नाभि की दोनों तरफ, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, फिर पहले सिर को लगाए हंस आसन में आएंगे, हंस आसन में आने के बाद वहां तक बैलेंस बन जाए फिर आप आएंगे मयूरासन में। इस तरह से क्रम से जब हम किसी चीज को बताते हैं सरल से जटिल की ओर, तब जो है वो विधि परिपक्व होती है, तब हम पूर्ण सकल विधि में जाते हैं। तो अभी जो छात्र नए हैं अपरिपक्व हैं उनको किस विधि में सिखाया जाएगा, उनके ऊपर जो विधि लागू होगी उसको अंश विधि कहा जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें भी दिक्कत होगी। अंश और पूर्ण, अपरिपक्व अंश, परिपक्व पूर्ण विधि। पूर्ण अंश विधि या संयुक्त विधि यानी दोनों के मिक्सचर विधि का किसमें होगा, इसमें किसी क्रिया का एक भाग सीखने के बाद दूसरे से जोड़ी बनाकर अभ्यास कराया जाता है। अब इसमें दो लोगों को जोड़ दिया, हम लोग करते हैं ना शीर्षासन कर रहे हैं, एक आदमी को कर दिया कि तुम इसको कराओ, दूसरा आदमी पांव पकड़ रहा है, या हम कर रहे हैं भूनमन आसन करना है तो दोनों आदमी जो है पांव खोल करके दोनों एक दूसरे के सपोर्ट लेकर के हम कर रहे हैं अभ्यास। तो इससे क्या होता है जब जोड़ी बना करके अभ्यास करते हैं तो पूर्णता आना उसमें, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते पूर्णता आती है। और फिर उसके बाद अंतिम भाग का अभ्यास किया जाता है। बाद में तीनों को मिलाकर संपूर्ण क्रिया का अभ्यास एक साथ ही किया जाता है। तो इसमें दोनों चीजों को मिक्स कर दिया गया, इसमें क्रम से अभ्यास भी है लेकिन दो आदमी मिल करके, और बाद में संपूर्ण अभ्यास भी इसमें दिखा दिया गया है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुरुषों में पेशियों का भार शरीर का कितना प्रतिशत होता है, ध्यान रखिए पुरुषों की बात हो रही है। 14.8। बहुत सुंदर। महिलाओं में पेशियों का भार शरीर का कितना प्रतिशत होता है? 35.8। अब ये भूलेंगे नहीं। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले निम्नलिखित में से किसी मात्रा ज्यादा होती है? सर वसा की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। अधिक वसा और पेशीय क्षमता में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? सर अधिक वसा से पेशीय क्षमता कम होती है फर्स्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था फैट अगर हमारा ज्यादा है तो मसल्स कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद अगला सवाल, सामान्य किनकी पेट की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, पुरुषों की, महिलाओं की, दोनों की, किसी की नहीं? सर महिलाओं की। तो पढ़ लिया वही सवाल है, तो आप लोग आंसर दें एकदम बिंदास बिना डरे। पुरुषों में लंबोसेक्रल एंगल कितना होता है? 133 डिग्री 133। और महिलाओं में कितना होता है? 5 डिग्री ज्यादा होता है, 138 होता है। सर 138। शरीर के संतुलन का संबंध किस अंग में मौजूद खास द्रव्य से है? कल भी करा था हम लोगों ने। कान। शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले होता है ऊपर, नीचे, बराबर? नीचे होता है। प्रगमन के सिद्धांत में अधिगम का तरीका होता है, ये क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। प्रगमन के सिद्धांत में अधिगम का तरीका होता है, ये हो जाएगा खटाखट क्योंकि पहले हम लोगों ने किया हुआ है। दो चीजें होती है, क्रिया को सरल से जटिल के अनुसार करना, ज्ञात से अज्ञात के अनुसार करना, इनमें से कोई नहीं, पहला और दूसरा। पहला दूसरा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, पहला दूसरा दोनों होता है। प्रगमन का जो सिद्धांत होता है उसमें यही दो चीजें आती हैं। इसको अभी से देख लीजिए, 4 से 5 बार बोल लीजिए, ये आ सकता है एग्जाम में कि प्रगमन का सिद्धांत इनमें से कौन सा है। एक तो सरल से जटिल के अनुसार, सारे जितने टीचर बीएड करते हैं सबको प्रगमन का सिद्धांत पढ़ाया जाता है, सरल से जटिल की ओर, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो अचानक से कोई ऐसा सवाल ना पूछ दें जो उसको आता ही नहीं और वो हतोत्साहित हो जाए, उसको पढ़ाई से मन ना। उसको पहले ऐसा सवाल पूछेंगे जो उसको ज्ञात हो, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसी तरह सरल से जटिल की ओर जाएंगे तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। हालांकि जो परिपक्व बच्चे होते हैं उनके लिए अज्ञात वाला भी फॉर्मूला चल जाता है, लेकिन नए बच्चों में ये नहीं चलता है। तो प्रगमन का सिद्धांत इन्हीं दो चीजों पर टिका हुआ है। नए और अपरिपक्व छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? सकल विधि, अंश विधि। अंश विधि। अरे वाह, अंश विधि, बहुत सुंदर।
शकल विधि किस तरह के छात्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? परिपक्व, अपरिपक्व, पहला और दूसरा, निष्क्रिय। परिपक्व छात्रों के लिए। शकल विधि को ही पूर्ण विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये परिपक्व छात्रों के लिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 विधि ना। शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? हल्के सवाल पूछने पर छात्र को डांटना चाहिए, हल्के सवाल पूछने पर छात्र का मजाक उड़ाना चाहिए, छात्र की कमियों को सकारात्मक तरीके से बताना चाहिए, एक ही समय में सारी त्रुटियां नहीं सुधारनी चाहिए। सर 3 और 4। 3 और 4, तीसरा चौथा। तीसरा चौथा, बहुत सुंदर। क्लासरूम मैनेजमेंट की क्लास हम लेने जा रहे हैं तो उसमें क्या मैनेजमेंट का हमारा तरीका होना चाहिए? तो कहा गया क्लासरूम मैनेजमेंट कई तरीके से होता है, अब डिपेंड करता है कि वातावरण कैसा है, कहाँ पर आप क्लास ले रहे हैं। तो कहा गया इसको 4 तरीके से, पहले पूरे ओवरऑल जितने छात्र हैं योग के उसको 4 भाग में बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। कहा गया पहले तो प्रारंभिक छात्र हो गए, दूसरा अनुभवी छात्र हो गए, तीसरा विद्यालय के जो स्टूडेंट छात्र हैं योग सीखने वाले वो हो गए, और चौथा में है विशेष ध्यान दिए जाने योग्य छात्र। अब प्रारंभिक छात्र की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं उसको देख लेते हैं कि प्रारंभिक वाले में इस ग्रुप में सभी उम्र के लोगों को शामिल किया जा सकता है, स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, ऐसे ग्रुप में शामिल होने वाले लोगों का ये पहली बार योग से परिचय हो रहा है प्रारंभिक वाले में। जैसे बाबा रामदेव जी अगर कहीं कैंप लगाते हैं तो उसमें सब तरह के लोग जाते हैं और पूरे बेसिक्स से सिखाया जाता है, सूक्ष्म व्यायाम से सिखाया जाता है। अब अनुभवी वाले में ऐसे ये ग्रुप ऐसे वाले हैं जो कहते हैं एडवांस आसन करने वाले हैं हम, या जैसे हमें अभी आप लोग हैं अनुभवी छात्र वाले ग्रुप में, हम हैं अनुभवी छात्र वाले ग्रुप में क्योंकि हमने योग में एमए किया हुआ है, हम इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब विद्यालयी छात्र हो गया 6 से 18 साल की जो आयु वर्ग के होते हैं उनका हुआ विद्यालयी छात्र वाले में। वैसे तो 6 साल से के बाद ही कहते हैं योग करना चाहिए, 6 साल से पहले बच्चों को नहीं कराना चाहिए। अगर वो खुद से करते हैं तो कोई बात नहीं, करने दें, लेकिन उनको जोर जबरदस्ती या उनको बहुत ज्यादा पोस्चर ठीक कराने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो कर रहा है करने देना चाहिए। विशेष ध्यान दिए जाने योग्य छात्र कौन सा हो गया? जो खास कैटेगरी, जैसे मान लीजिए कि किन्हीं के हाथ में दिक्कत है, दिव्यांग है कोई, दिव्यांगों की श्रेणी अलग बना दिया, बूढ़े लोगों की श्रेणी अलग बना देते हैं हम लोग, कहते हैं नहीं नहीं 60 से ऊपर के लोग हैं इनके लिए यही चीज कराएंगे, 80 से ऊपर है उनका कैटेगरी। इसमें कई कैटेगरीज बन सकती है, लिंग के आधार पर कैटेगरी बन सकती है, शारीरिक क्षमता अक्षमता के हिसाब से कैटेगरी बन सकती है, स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं डायबिटीज वाले सारे पेशेंट का एक बना देते हैं। तो विशेष ध्यान जिस किसी भी चीज में दे करके हम ग्रुप बनाएंगे उसको हम कहेंगे विशेष ध्यान दें। इस तरह से कैटेगरी बांटी गई है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है और इसको एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा कि सपोज कीजिए आप क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में जनरली कॉलेजेस में होते हैं बच्चे, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, तो कैसे उनसे निपटेंगे उसका इस किताब में तरीका दिया हुआ है। क्या तरीका दिया हुआ है कि जो छात्र कक्षा में बाधा डालते हैं उनका ध्यान पढ़ाई से कुछ क्षणों तक रोक कर अध्यापक को अपनी ओर खींचना है। अब डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मान लीजिए अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन में तो यह है कि आपका माइक ऑफ है और इधर मेरे पास भी ऑप्शन है कि हम आपका माइक ऑफ कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, तो इसमें उतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। लेकिन जो ऑफलाइन क्लास होता है, हम भी क्लास लेने जाते हैं, वहां बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो जो बच्चा ज्यादा डिस्टर्ब करता है ना, टीचर देखोगे उस पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं, उससे सवाल जवाब पूछने लगते हैं, तो उस बच्चे का ध्यान कहीं और से हटके टीचर की तरफ चला जाता है। कहते हैं साथ ही उस बाधक छात्रों में से किसी का नाम लेकर उसकी तरफ देखते हुए उससे सवाल पूछकर कहना चाहिए कि उनके कारण ध्यान पूर्वक पढ़ने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही, लेकिन बड़े मीठे शब्दों में, बड़े सौम्यता और सभ्यता के साथ टीचर को भी बोलना चाहिए शुरुआत में कि हाँ देखो तुम्हारी वजह से दिक्कत हो रही, बात मत करो, चलो एक कोई सवाल पूछ दिया, और उनको ये थोड़ा सा एहसास भी दिला दिया कि बाकी लोग तो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो। तो ये हमें बड़े अच्छे से कहना है। या दूसरा तरीका क्या है, शिक्षक को उस कार्य को बंद कर देना चाहिए, दूसरा कार्य शुरू कर देना चाहिए, मतलब कि थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उससे बच्चों में मन नहीं लग रहा होगा, मन लगाने के लिए वो वाला थोड़ी देर रोक दिया, थोड़ी देर कुछ और काम करा दिया ताकि ध्यान जो है भंग होकर के दूसरी तरफ चला जाए। अब देखिए मान लीजिए इतने से भी काम नहीं बना तो क्या करेंगे, कहते समझाने के बाद भी जो छात्र जानबूझ करके बातें कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उन छात्रों को अलग करना उपयोगी हो सकता है। कि कहते हैं ना तुम यहाँ बैठ जाओ, बहुत सारे छात्र पीछे हल्ला कर रहे हैं, उसको टीचर उठा करके आगे बिठा लेते हैं। अब कहते हैं अगर छात्र को चेतावनी दे दिया गया फिर भी वो बाधा डाल रहे हैं तो क्या करेंगे,
हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है और हम लोगों ने क्लास में देखा हुआ है कि टीचर क्या कहते हैं, क्लास से बाहर निकल जाओ, तुम्हारी सजा, तुम थोड़ी देर यहाँ क्लास के बाहर खड़े रहोगे, क्लास में नहीं आओगे। या क्लास में क्या करते हैं, कहते हैं खड़े हो जाओ, डेस्क पे खड़े हो जाओ। तो इस तरह से कोई सजा दी जाती है। तो इस पुस्तक में कहा गया है कि कुछ समय के लिए क्लास से बाहर निकाल देना, कुछ समय के लिए ही कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि निकाले गए छात्र को कुछ ही देर में कक्षा में वापस बुला लेना चाहिए, कहना चाहिए कि भविष्य में उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। क्लास को और सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए परिचित छात्रों से संपर्क टालना चाहिए। छात्रों से मित्रता तो रखे, लेकिन उसे अपना सम्मान बनाए रखते हुए एक सामाजिक दूरी भी बनाए रखना टीचर और छात्र के बीच में, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि इतना घुल मिल जाए कि वो आपसे बाहर इनफॉर्मल तरीके से मिल रहा है और क्लासरूम में भी आपसे इनफॉर्मल बातचीत शुरू कर दे। और साथ ही ना तो उतना मिलना है, ना किसी छात्र से मनमुटाव रखेंगे। अब कक्षा में बैठने की व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन एक आया हुआ था, जिसमें एक दिया हुआ था आयताकार। तो आयताकार नहीं होता है, वो गलत तरीका है। तो पंक्तियों में बिठाते हैं, अर्धचंद्राकार बनाते हैं, छोटे गोले बना लेते हैं, बड़ा गोला बना लेते हैं। तो कई बार इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, अभ्यास के लिए कितना जगह होना चाहिए, 40 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए हर छात्र को। ये सवाल पूछा गया है, एक बार 40 वर्ग फुट पूछ दिया जाता है, और एक बार पूछ दिया जाता है कि कितना स्पेस का उसका होना चाहिए मैट की लंबाई चौड़ाई। तो मैट की लंबाई चौड़ाई 3 गुना 6, यानी 6 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा, दोनों में से जो भी हो वो देख लेंगे, शब्द का आगे पीछे कर लेंगे। और कितना वर्ग फीट उसका स्पेस टोटल होना चाहिए एक आदमी के योग करने के लिए, तो 40 वर्ग फीट का स्पेस होना चाहिए। इसको थोड़ा सा समझ लेते, क्योंकि ये ना कई बार सवाल पूछा जाता है। तो इसको ऐसे देख लेंगे, सपोज कीजिए 6 फीट लंबा और हो गया आपका 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा, तो कितना हो गया इसका 6 गुना 3, लेंथ हो गई सर। 6 गुना 3 हो गया, ये कितना हो गया लंबाई चौड़ाई, अगर इसका वर्ग वर्ग वो निकाले तो वर्ग फीट में है ना। तो 18 वर्ग फीट ऐसे आता है। तो 18 वर्ग फीट क्या हुआ, ये उसके मैट का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, अगर मैट का क्षेत्रफल दे दे तो 18 वर्ग फीट। अब इसी में देखिए चारों तरफ जो है एक एक फीट बढ़ा दीजिए, चारों तरफ आगे भी 1 फीट बढ़ा दिया, पीछे भी 1 फीट बढ़ा दिया, साइड में भी दोनों तरफ 1 फीट बढ़ा दिया। अब कितना हो जाएगा, 6 से 8 हो जाएगा। लंबाई में तो पीछे आगे दोनों बढ़ाया, तो 1 फीट बढ़ाया, तो 6 2 8 हो गया, 8 फीट हो गया। बोलिए हाँ या नहीं, जी सर। हो गया ना। अब क्या है, 3 में भी 3 क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई भी एक तरफ 1 फीट और एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1 फीट और एक्स्ट्रा, हाथ वाथ फैलाते हैं, तारासन कर रहे हैं या तिरक तारासन कर रहे हैं, तो 1 फीट और ले लिया। तो दोनों तरफ 1 फीट बढ़ा, कितना हो गया, 5 हो गया। बहुत अच्छा विनोद जी, तो कितना हो गया, 8 पंचे 40 स्क्वायर फीट। टोटल स्पेस कितना हो गया, 40 वर्ग फीट टोटल स्पेस चाहिए। ठीक है, अब याद रहेगा ये दोनों चीज हमें, टोटल स्पेस एक आदमी के लिए इतना चाहिए। अब कहा गया है कि यदि छात्र समूह बड़ा हो तो वहां एक मंच का होना आवश्यक है। बहुत बड़ा छात्र समूह है तो मंच थोड़ा ऊंचा होगा, क्योंकि अध्यापक मंच पे बैठेंगे तो सबको देख पाएंगे और सब छात्र भी टीचर को देख पाएंगे। छोटा छोटा छात्र समूह हो ऐसे बिठाना चाहिए, एक एग्जाम में पूछ दिया जाता है, छोटा छात्र समूह हो तो अर्धचंद्राकार बिठाना चाहिए। उसके बाद कहा गया है हॉल या सभागार कैसा होना चाहिए, उसमें रोशनी होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक एक योग साधक को कितनी जगह की जरूरत होती है, जल्दी जल्दी, सर 40 वर्ग मीटर। 40 वर्ग फीट। 40 वर्ग फीट। छोटे छात्रों के समूह के लिए बैठने का कौन सा तरीका सबसे बेहतर होता है, अर्धचंद्राकार। चंद्राकार। अर्धचंद्राकार। बड़े समूह के लिए
सर पंक्तिबद्ध होता है। पंक्तिबद्ध। योग दिवस पर जो हम लोग योग करने जाते हैं या कराने भी जाते होंगे बहुत सारे लोग, तो क्या करते हैं उसमें पंक्तिबद्ध तरीका से बिठाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बड़ा समूह हो तो क्या करेंगे, पंक्तिबद्ध तरीके से बिठाएंगे। अभ्यास के लिए बिछाई गई चटाई पर स्वच्छ कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 3 × 6 वर्ग। 3 × 6 या वैसे लंबाई चौड़ाई तो 6 × 3 होना चाहिए। अगर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो ये लिखने में गलत हुआ है। चौड़ाई लंबाई हो तो 3 × 6। बड़े समूह के लिए शिक्षक के बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए? मंच होना चाहिए। एक बार दृश्य और श्रव्य साधन का देख लेते हैं। इससे सवाल पूछा गया था पिछली बार भी, इनमें से कौन सा और श्रव्य वाला था? दृश्य और श्रव्य वाला कौन सा दृश्य कौन सा श्रव्य है? तो शब्द जो है ना, दृश्य और श्रव्य, ये शब्द जनरली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा भारी भरकम लगता है। दृश्य मतलब देखने वाला, श्रव्य मतलब सुनने वाला। तो दूरदर्शन टीवी है, टीवी में क्या है? टीवी में हम देखते भी हैं सुनते भी हैं। तो टीवी क्या हो गया? दृश्य और श्रव्य दोनों साधन हो गया। रेडियो क्या हुआ? रेडियो में हम देखते नहीं है, जो बोल रहा है उसको नहीं देखते, क्या एक्शन कर रहा है नहीं देखते, वो श्रव्य साधन यानी सिर्फ सुनने वाले साधन में आ जाएगा। तो दोनों ही साधन ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचने का बेहतरीन माध्यम है। तो जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो जो ऑप्शन में दिया हुआ उसको देखें कि और याद करें कि अरे इसमें दोनों चीजें काम आती हैं, एक चीजें काम आती। प्रश्नोत्तरी का जरूर रखना चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, हल्के प्रश्न होने चाहिए, ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो बच्चों को हतोत्साहित ना करे, उनका मजाक ना उड़ाएं। अगर वो जवाब ना दे पाए, कोशिश करें कि सभी छात्र सम्मिलित हो पाए आपके प्रश्नोत्तरी कालांश में। इसलिए मैं कहता सब लोग जवाब दें। अब यहाँ समय की कमी होती है, इसलिए भी सबसे पर्टिकुलर जवाब नहीं ले पाते, लेकिन जब डिटेल में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो एक एक को मौका दे करके सबसे कोशिश करते हैं कुछ पढ़ें और कुछ पढ़वा लें। योग अभ्यास के अध्यापन के साधन और महत्व के बारे में बताया गया है। ये बहुत काम की चीज है कि जब हम लोग पढ़ते हैं हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, वो चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा याद रहता है। अब यहाँ कहा गया है ज्ञानेंद्रिया, कान के लिए ग्रामोफोन रेडियो का इस्तेमाल, आंख के लिए चित्र है, सिनेमा है, कैमरे हैं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, बुलेटिन, चार्ट का प्रयोग किया जाता है। दृश्य श्रव्य आंख कान के लिए दूरदर्शन, दोनों एक साथ। एक चीज कहा जाता है चित्र साधन की महत्ता। इसमें आता है क्वेश्चन, कहते हैं एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, लेकिन इसमें अध्यापन विधि से क्या लेना देना है? तो कहते हैं कि चित्र को बहुत अधिक समय तक लटका कर रखें और उसके बाद टीचर चित्र का विस्तृत वर्णन करते हुए समझाएं। देखिए चित्रों को मतलब ज्यादा समय तक लटका कर रखना है, ये नहीं कि तुरंत लटकाया हटा दिया, ये पूछ दिया कितने देर तक लटकाए, तो ज्यादा समय तक लटका कर रखेंगे कोई तस्वीर को। उसके बाद टीचर चित्र का उसी चित्र को देखते हुए उसकी व्याख्या कर देते हैं। अध्यापन साधनों के लाभ क्या क्या है? कक्षा के दौरान मुश्किल विषय को भी समझने में आसानी होती है। अलग अलग साधनों के इस्तेमाल से छात्रों को प्रेरणा मिलती है। अलग अलग चीजों का जो इस्तेमाल करते हैं, अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे, इस तरीके से जो ज्ञान सीखा जाता है तो वो मस्तिष्क में लंबे समय तक होता है। जैसे कि अभी मैं नाम भी लेना चाहूँ, जैसे बायजूस वाले पढ़ाते हैं, उन्होंने एक नया टेक्निक डेवलप कर दिया पढ़ाने का कि अगर वो हार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हार्ट को पंप करते हुए उनका जो है विजुअल चलता रहता है, पंप करते हुए एनिमेशन चलता रहता है। अगर वो पढ़ाते हैं कान के बारे में तो लगता है जैसे कान के अंदर आप घुस गए हो, ऐसा कान को एकदम एनिमेशन करते हुए अंदर ले जाते फिर दिखाते हैं, तो एक बच्चों को बांध के रखता है। तो उसमें जो दृश्य भी है, वो चीजें एनिमेशन है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, मन और मस्तिष्क में वो लंबे समय तक बना रहता है। लेते विषय के हिसाब से बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी एक विधि का चयन करना चाहिए। तो कितनी विधि की चर्चा है? अध्यापन विधियां कितने हैं इसमें? 7। 7 है। बहुत अच्छा, 7 अध्यापन विधि है, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि याद हो जाए। किसी एक विधि का आपने चयन कर लिया, अब उस विधि का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। साधनों का अधिक प्रयोग टालना चाहिए। सारा प्रयोग एक ही क्लास में मत कर दीजिए, सारे साधनों का प्रयोग एक ही किसी विधि में मत कर दीजिए। कक्षा में साधन के इस्तेमाल से पहले उनकी विधिवत जांच करनी चाहिए। सपोज कीजिए आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, अब ब्लैक बोर्ड में आपको लिखना है, तो लिखने के लिए जो आपका होगा, जो खली बोलते थे पहले, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, वो पहले से आपका इंतजाम होना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा, चाक बोलते हैं
यहाँ पे चौक यूज करते हैं। हाँ चौक। तो बहुत बार वो देखा होगा आपने, क्लास में आ गए और टीचर आ गए, अब कहे अरे चौक कहाँ, रे एक बच्चा भाग के जाओ चौक लेके आओ। तो ये नहीं कहा गया है कि पहले विधिवत जांच कर लीजिए, उससे समय की बर्बादी होती है अगर जांच नहीं करते हैं तो। अगर आपने कोई आपको दिखाना है, प्रोजेक्टर दिखाना है, प्रोजेक्टर की पहले से जांच करवा लीजिए टेक्निकल डिपार्टमेंट से कि प्रोजेक्टर चेक कर दो। हमने चेक कर लिया, हाँ अब ठीक है, आती है, अब पता चला 10 मिनट प्रोजेक्टर ठीक करने में लगा दिया। साधनों के विषय को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना चाहिए। कक्षा के अंत में प्रश्नोत्तरी और चर्चा जरूर करें। साधनों पर अत्यधिक खर्च नहीं होना चाहिए। साधन क्या क्या है एक नजर में बस देखते हुए, ब्लैक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, ग्राफिक्स हो गया, पुस्तक सचित्र हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, यौगिक मॉडल इस तरह से कुछ हो सकता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, ये तो बहुत इस्तेमाल होता है प्रोजेक्टर वाला। दीवार पर पोस्टर लगा देते हैं योग का, योग की तस्वीरें लगा देते हैं, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लाउड स्पीकर है, मोबाइल का भी आजकल इस्तेमाल होता है, टेलीविजन और वीडियो सीडी का भी इस्तेमाल। ये सब साधन है, इसमें से जो भी मर्जी हो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटर नर्व्स के बारे में कहा गया है, कुछ छात्रों में सुने हुए ज्ञान को प्राप्त कर तुरंत आयोजित करने की विलक्षण प्रतिभा होती है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं, आपने एक बार बोला और तुरंत वो सुनेंगे और तुरंत बोले कि अभी हमने क्या बताया बताओ, तो तुरंत आपको वो पूरा चीज उसी तरीके से बता देंगे। तो ये मोटर नर्व्स की वजह से होता है। ऐसी उम्मीद की जाती है किसी विशिष्ट यौगिक अभ्यास का प्रदर्शन अध्यापक खुद करे। अध्यापक अगर करके किसी अभ्यास को दिखाता है तो उसका इम्पैक्ट छात्रों पर बहुत ज्यादा जाता है। टीचर के प्रदर्शन करने में छात्रों में उत्साह बनता है। जब टीचर अभ्यास कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शन के ठीक बाद अध्यापक को उस अभ्यास से संबंधित मूलभूत चीजों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन क्योंकि आता है इसलिए हल्का क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है। इनमें से दृश्य श्रव्य साधन निम्नलिखित हैं, दृश्य भी और श्रवण भी, बताइए। टेलीविजन। टेलीविजन। ठीक है। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक चित्र का प्रदर्शन करना चाहिए। किस चित्र को कुछ देर ही लटकाना चाहिए, चित्र को बहुत अधिक समय तक लटकाएं, चित्र का विस्तृत वर्णन करना चाहिए, चित्र को सिर्फ लटकाकर छोड़ देना चाहिए। 2 और 3। इसको बहुत अधिक 2 और समय 3। तक लटकाना। दूसरा भी अधिक देर भी और विस्तृत वर्णन भी, दोनों चीजें आएंगी। कक्षा में प्रश्नोत्तरी का समय सामान्यतः कब रखना चाहिए? क्रिया के बाद, क्रिया के शुरू में, क्रिया के अंत में, इनमें से कोई नहीं। सर अंत में। जनरली सामान्यतः चर्चा है तो सामान्यतः जो है वो अंत में ही रखते हैं, लेकिन कई बार कुछ क्लास ऐसी होती है कि शुरू में भी क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिज्ञासा पैदा करने के लिए, लेकिन सामान्यतः जब बात आएगी तो अंत में ही आएगा। प्रश्नोत्तरी से शिक्षक को पता चलता है कि छात्र को समझ में आया या नहीं। कठिन प्रश्न शिक्षित छात्रों से पूछना चाहिए और सरल प्रश्न कमजोर छात्रों से पूछना चाहिए। शिक्षित का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो बहुत अटेंटिव रहता है। शिक्षित कौन हो गया, ज्यादा कौन जानता है, जो अटेंटिव रहेगा, जो ज्यादा क्लासेस लेगा। और बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिसको घर के बहुत सारे काम है, बहुत कम समय दे पाता, उनकी मजबूरी होती है। तो कहा गया कठिन प्रश्न जो तेज स्टूडेंट है उनसे पूछे और जो थोड़ा कमजोर है पढ़ने में उनसे सरल सीधा सवाल पूछना चाहिए। और योग प्रशिक्षक सभी प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछें। ये तो योग का गुण ही है। अगर आप विनम्रता पूर्वक सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो फिर उसको सुधार करके विनम्रता पूर्वक करने की कोशिश करें। पाठ सिखाते समय शिक्षक सरल प्रश्न पूछे, बाद में कठिन प्रश्न पूछे। प्रगमन का सिद्धांत का पहला था कि सरल से कठिन की ओर और दूसरा था ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रश्न विषय की तरफ ध्यान खींचने में मदद करते हैं। आप प्रश्न पूछते हैं, बाकी स्टूडेंट भी अलर्ट हो जाते हैं, हमसे भी कुछ पूछ दिया जाएगा, तो वो याद करने लगते हैं। उनके अंदर एक सोचने समझने की शक्ति आती है, विषय को रुचि बढ़ जाती है। छात्रों के अंदर भी प्रश्न पूछने वाली क्षमता बनती है, वो भी सवाल पूछता है। प्रश्न से शिक्षक बच्चे की क्षमता को समझ पाते हैं, साथ ही उनकी रुचि का भी पता चलता है। शिक्षक को यह पता चलता है कि उसकी बात बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं, क्या अब वो विषय को और आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं, या वहीं रोक देना चाहिए कि नहीं आज ये ज्यादा हो रहा है। पहले के ज्ञान में नया ज्ञान जुड़ता है, क्योंकि अगर कोई छात्र क्वेश्चन पूछा है, टीचर ने उसकी व्याख्या कम की हुई है और अगर क्वेश्चन आ गया टीचर ज्यादा व्याख्या करके उस ज्ञान को जोड़ देता है और व्याख्या कर देता है। शिक्षक को पता चलता है कि उसका प्रशिक्षण सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही
विद्यार्थियों के मस्तिष्क को सक्षम बनाने में भी मदद मिलती है। प्रश्नों के प्रकार कहा गया है, प्रस्तावना प्रश्न होता है, प्रश्न बनाना, विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न होते हैं, कुछ समस्याओं वाले प्रश्न होते हैं, बोध कराने वाले प्रश्न है, तुलनात्मक प्रश्न है, सारांश प्रस्तुत कराने वाले प्रश्न है। तो अगर ये तो एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे ध्यान हो जाए। प्रस्तावना प्रश्न कौन से हो गए? पाठ को आरंभ कर रहे हैं, आसन पढ़ाना है तो आसन के बारे में क्या समझते हो, इस तरह का प्रश्न जनरली हम लोग पूछ देते हैं कि बताओ आसन के बारे में क्या पूछ जानते हो। तो सब लोग अपने अपने बात करते हैं, फिर टीचर कहता है हाँ सबने ठीक कहा, सबने सबको मिला दे तो एक परिभाषा बन गई। प्रश्न बनाना, कि प्रश्न बनाने के लिए क्या हो गया, पूछ दिया जाता है बच्चों से बताओ पैंक्रियाज कहाँ पे होता है शरीर में, तो तुम्हारे शरीर में पैंक्रियाज कहाँ है, पैंक्रियाज का काम क्या होता है। तो ये प्रश्न बनाने वाला एक तरह से क्वेश्चन में आ गया। तीसरा, विचार करने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चन। तो जैसे कि विचार करने पर क्या मजबूर करेंगे कि महात्मा गांधी नहीं होते तो देश को आजादी कैसे मिलती। अब महात्मा गांधी थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, ये तो रटना पड़ेगा। लेकिन विचार अगर करने वाले हो तो बताएं कि महात्मा गांधी थे, अगर वो नहीं होते तो कैसे होता। चलिए योग से जोड़ कर देख लेते हैं कि महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन कब लिखी, कैसे लिखी होंगी, कागज पे लिखी या भोजपत्र पे लिखी होंगी, या उनकी क्या कोई पांडुलिपि मौजूद है भी कि नहीं है। तो आपके मन में विचार आता है, अरे सच में ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। अब कुछ समस्याओं वाले प्रश्न भी होते हैं, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि प्राणायाम क्या होता है, क्या सिर्फ श्वास रोकना प्राणायाम है? तो श्वास तो कई बार हम बाल्टी उठाते हैं तो श्वास अपने आप रुक जाती, कुंभक लग जाता है, क्या वो भी प्राणायाम है? तो इस तरह से समस्याएं उठाने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बोध कराने वाले प्रश्न होते हैं कि हम आसन के सिद्धांतों को क्यों अपनाएं, इससे हमारे शरीर में क्या होगा, प्राणायाम करने से हमारे शरीर में क्या इम्पैक्ट होगा। तो बोध कराया जाता है उसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तुलनात्मक, योग करना बेहतर है, जिम जाना बेहतर है, योग करना बेहतर है या व्यायाम करना बेहतर है। सारांश प्रस्तुत करने वाले, विषय के अंत में सारांश की बात आती है, पूरे पाठ को छोटे में हम जब दोहरा देते हैं तो वो कहते हैं सारांश बता दिया। और उसमें क्वेश्चनाइज तरीके से जब ये सारांश बताते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण क्या है? प्रश्न पूछना एक कला है, विज्ञान है। प्रश्न छोटा हो, सार गर्भित हो, पूर्ण हो, प्रश्न लंबे कभी ना हो, सीधे विषय से संबंधित प्रश्न होने चाहिए, विद्यार्थी की आयु और लिंग के हिसाब से प्रश्न पूछने चाहिए, कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थियों से पूछें, सरल प्रश्न कमजोर, बड़े विद्यार्थी मतलब इंटेलिजेंट से, प्रश्न की भाषा सरल होनी चाहिए, शिक्षक कठिन शब्द का प्रयोग ना करें, सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए, सभी प्रश्न जो है सभी विद्यार्थियों से करें, ना कि किसी विशेष विद्यार्थी से। तो बाकी विद्यार्थियों में ये भाव आ जाता है कि हमसे तो पूछ ही नहीं रहे, सिर्फ कुछ छात्र ही गुरुजी के या टीचर के फेवरेट तो नहीं है। प्रश्न विषय के अनुरूप हो, अर्थपूर्ण होना चाहिए, आलतू फालतू इधर उधर के प्रश्न नहीं होने चाहिए, प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछे जाने चाहिए, किसी विद्यार्थी पर हमला ना करे, उसे परेशान करने के लिए, कैसे कई बार कोई गुस्सा होता है ना तो उतारने के लिए, जलील करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी उदाहरण पढ़ाई के दौरान इतने सालों में हम सबको हुआ है। प्रश्न जल्दीबाजी में ना पूछें, विद्यार्थी को सोचने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, एक जैसे प्रश्न में वाक्य बदल कर प्रश्न पूछना चाहिए, एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए क्योंकि वे साफ नहीं होते, उससे क्लियर आपको पता नहीं चलता है छात्र समझ पाया या नहीं। अधूरे प्रश्न। अब वेरी इंपॉर्टेंट है पाठ नियोजन। पाठ नियोजन करके हम लोग क्लास को कंपाइल करेंगे। पाठ नियोजन से संबंधित पूछ दिया जाता है कि पाठ नियोजन कैसे किया जाए। तो पाठ नियोजन का हम लोग देख लेते हैं, फास्ट इसको भी बढ़ेंगे। पाठ नियोजन ऐसे देखिए, शुरुआत जैसे मान लीजिए आप योगा क्लास लेने गए, क्या करेंगे? पहले आप वातावरण तैयार करेंगे, प्रार्थना कराएंगे, प्रार्थना में मन की स्थिति उसको कराएंगे, या किसी सब्जेक्ट विषय से योग का करा रहे हैं तो पहले उसके बारे में एक माहौल बनाएंगे, हाँ पतंजलि कौन थे, महर्षि पतंजलि कौन थे, उनकी विशेषता बताते हुए एक माहौल बना दिया। अगर थियोरी पेपर है तो थियोरी के हिसाब से माहौल बनाएंगे, प्रैक्टिकल का है तो प्रैक्टिकल के हिसाब से हम माहौल बनाएंगे। तो इसमें आता है पहले प्रार्थना या प्रार्थना में मन की स्थिति करेंगे, फिर शाब्दिक प्रस्तावना द्वारा योग संकल्पना की स्थापना करेंगे, कि कोई प्रस्तावना दे दिया कि मन में संकल्प करा दिया,
यौगिक अभ्यासों का शिक्षक द्वारा पहले प्रदर्शन करेंगे। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। देखो आज हम लोग तारासन सीखेंगे। तो तारासन ऐसे किया जाता है, पहले हमने किया, फिर हमने बताया एक एक चीज, एक एक स्टेप को। संपूर्ण क्रियाकलापों को कई अवस्थाओं या भागों में बांट दिया जाता है। अब वो डिपेंड करेगा कि अभ्यास कौन सा है। छोटा अभ्यास है तो छोटे में हो जाएगा, बड़ा अभ्यास है तो स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ेगा। अभ्यास के अनुभव के लिए छात्रों को समय दिया जाना चाहिए। अध्यापक के मार्गदर्शन यानी पर्यवेक्षण में सामूहिक अभ्यास एक बार होगा। पहले सामूहिक अभ्यास कराएंगे, फिर अभ्यासों में होने वाली त्रुटियों का पता लगाएंगे। ये जो अभ्यास कर रहे थे इसमें यहाँ यहाँ गलती हो रही, इसको सुधारो, और फिर से उसको कहेंगे फिर से दोबारा अभ्यास करो। क्रिया का फिर से विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्यों को बताएंगे। एक बार फिर से स्पष्टीकरण देते हुए पूर्ण प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। समूह द्वारा पुनः अभ्यास करवाएंगे। पाठ का पूरा सार बता देंगे। यदि जरूरी हो तो दोबारा प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन ये इसमें कई चीजें बढ़ सकती हैं, घट सकती है। अंत में शवासन कराकर विश्राम करा देंगे। तो इसको एक बार ऊपर से देखते हैं। जानबूझ के पहले मैंने समरी लिया, ऊपर से एक बार देखते हैं। पाठ नियोजन, पहले वातावरण का निर्माण हम लोगों ने कर दिया। योग की कक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ होनी चाहिए। संख्या के हिसाब से छात्रों को उपयुक्त संरचना में भी बिठाएंगे। ये सब वातावरण निर्माण में ही आ जाएगा। फिर उसको ध्यानात्मक धारणात्मक आसन में बिठा करके कोई एक प्रार्थना करा देंगे। उसके बाद योग की अभ्यास की शुरुआत कराएंगे। तो पहले भाग में क्या करेंगे, इसका भी दो भाग है। पहले भाग में तो जो अभ्यास जैसे तारासन है, तारासन के बारे में हम बताएंगे, उसकी व्याख्या कर देंगे थोड़ा सा। फिर उसका क्या करेंगे, उसका प्रदर्शन कर देंगे। किसी छात्र से कराएंगे या खुद से करेंगे, लेकिन खुद से करना ज्यादा बेटर माना गया है, जो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन बहुत सारे टीचर है, मान लीजिए उनको चोट लगी हुई है, कोई दिक्कत है, नहीं करा सकते हैं, तो वो किसी स्टूडेंट से वो उसी अभ्यास को करा देंगे। योग अभ्यास की शुरुआत कर दिया। अब अभ्यास का विश्लेषण करेंगे। हमने अभ्यास कर दिया, एक बार उसको डिटेल में बता देंगे, और उसमें ये जरूर बताएंगे कि ये अभ्यास किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। उसके बाद छात्रों को वैयक्तिक अभ्यास करने हेतु समय देंगे कि चलो एक बार हमने किया, अब चलो अपना अपना सब लोग कर लो, तो देखो कौन कैसे करता है। तो उसमें जब वैयक्तिक अभ्यास और सामूहिक अभ्यास में अंतर ये है, एक समूह में ही हम वैयक्तिक अभ्यास भी करा सकते हैं कि सब लोग अपना अपना अभ्यास करो, तो उसमें रिदम नहीं होता है। लेकिन जब सामूहिक अभ्यास करते हैं तो उसमें रिदम होता है। कहते नहीं सब एक साथ ही हाथ ऊपर उठाओ, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। तो ये रिदम के साथ जब सब एक साथ एक ही क्रिया को कर रहे हैं तो उसको सामूहिक अभ्यास कहेंगे। और समूह में ही जब वैयक्तिक कहेंगे कि नहीं चलो सब लोग एक एक बार अपना कर करके प्रैक्टिस कर लो, अभी सामूहिक कराएंगे, तो हो सकता है कि कोई अभी हाथ उठा ही रहा है तो किसी का हाथ उठ गया हुआ है, कोई अभी कह रहा है अच्छा ठीक है अभी थोड़ा सा सीधे खड़े हो लेते हैं, कपड़े ठीक कर लेते हैं, तब हाथ उठाएंगे, तो वो वैयक्तिक अभ्यास की श्रेणी में हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है समूह अभ्यास। अब वैयक्तिक अभ्यास सब लोगों ने कर लिया, तो चलो अब एक साथ समूह में करके दिखाओ। समूह में एक साथ अभ्यास पूरे रिदम के साथ करेंगे। जब रिदम के साथ अभ्यास कर लिया तो अब हम बता रहे हैं कि देखो इसमें कुछ अशुद्धियां रह गई जो अभ्यास कर रहे थे। हाथ को थोड़ा खींच कर रखो तारासन में, और बाइसेप्स जो आपका है और कान है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, उसमें से और सटाओ, कान से पूरा लगा कर रखना है। तो जो भी अशुद्धियां जो अभ्यास हम करा रहे हैं वो अशुद्धि हमने बता दिया। निर्देशन का कार्य, सामूहिक अभ्यास के दौरान जब निर्देश दिए जाते हैं तब यह ध्यान रखा जाए कि अभ्यास के क्रम को बताना चाहिए कि अब ये करें, इसके बाद ये करें। देखिए निर्देशन कार्य कई बार ऊपर भी आता है और कई बार ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अशुद्धि सुधार इसके बाद भी दिया जाता है। प्रदर्शन पुनरावृत्ति, एक बार सामूहिक अभ्यास के बाद कुछ छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को बताया जाना है। हो सकता है कि 80 लोगों का ग्रुप है या 40 लोगों का ग्रुप है, 30 लोगों ने अच्छा किया, 10 लोगों ने खराब किया, तो 10 लोगों के लिए बताया जाए कि कुछ लोगों ने किया हुआ, कुछ लोगों की ये कमियां थी, जिनकी थी वो तो ठीक है, जिनकी नहीं थी वो ये वाली कमी को सुधार ली, और फिर ये दोबारा ना करना। तो इससे क्या होगा, आपको और योग का ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद अभ्यास की पुनरावृत्ति, जब हमने एक बार आपकी ये सामूहिक पहले व्यक्तिगत अभ्यास करा दिया, फिर सामूहिक करा दिया, सामूहिक के दौरान हमने जो हमें डायलॉग्स बोलने थे करा, तो इसमें हाथ ऊपर उठाएं, श्वास ले, करा दिया। फिर उसमें हमने त्रुटि देखी, त्रुटि को बता दिया कि ये गलतियां हुई थी, इसको ठीक करो, ये नहीं होनी चाहिए अगली बार, अगला अभ्यास फिर से एक बार करके देखो, ये गलतियां ना हो, अपना अपना चेक करके। तो उसको कहेंगे अभ्यास की पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। तो अभ्यास की पुनरावृत्ति त्रुटि बताने और उसे सुधारने के सुझाव के बाद फिर से
समूह द्वारा क्रियाविधि को दोहराया जाना चाहिए। प्रदर्शन पुनरावृत्ति, जो गलतियां हुई हैं फिर से टीचर द्वारा प्रदर्शन उसका किया जाएगा कि तुम लोगों ने ये गलती किया है, इसको देख लो। उसके मुख्य तथ्यों को भी फिर से साफ किया जाएगा कि कौन करे अभ्यास, कौन ना करे, किस मसल्स पे प्रभाव पड़ेगा, कौन सा चक्र पे प्रभाव पड़ेगा, सारा कुछ एक बार, क्योंकि एक अभ्यास को एक ही बार बताने पर नहीं समझ में आता, उसको बार बार टीचर को चाहिए बार बार उसको रिपीट करता रहे। उसके बाद विश्राम का अवधि आया, हम लोगों ने सब अभ्यास कर लिया, थोड़ा शवासन कर लो। शवासन के बाद अगर समय है क्लास में तो एक बार सार बता देंगे, नहीं तो सार को हम पहले ही बता लेंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि 40 मिनट का हमें समय दिया गया, 1 घंटे का दिया गया है, इसीलिए तो पाठ योजना आई हुई है, इसीलिए तो आपकी अध्यापन विधि आई हुई है कि पाठ योजना को 1 घंटे में ही करना है। तो ये सारा हम ये देखें कितना समय है, उसमें ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। अभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक यौगिक अभ्यास की शुरुआत कैसे करें? शवासन से, प्रार्थना से, प्राणायाम से, खिंचाव वाले आसन से? प्रार्थना से। प्रार्थना से। किसी भी वातावरण में कर सकते हैं, माहौल का महत्व कुछ खास नहीं है इनमें से कोई नहीं। शांतिपूर्ण। एक बहुत छोटा सवाल है, लेकिन कई बार ना छोटे सवाल भी पूछ दिए जाते हैं। कक्षा के शुरुआत में किसी यौगिक अभ्यास का प्रदर्शन तब बेहतर माना जाता है जब प्रदर्शन छात्र द्वारा किया जाता है, प्रदर्शन शिक्षक द्वारा किया जाता है, किसी और साधन का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक द्वारा किया जाता है। ये कहा गया बेहतर माना जाता है, गलत नहीं माना गया है, लेकिन सबसे बेटर होता है ना, ये वाला बेटर होता है, तो ये ऐसा कहा गया। योग अभ्यासों का समापन कैसे करना चाहिए? विश्रांति देने वाले शिथिलात्मक आसन से, प्राणायाम से, ध्यानात्मक आसन से, इनमें से कोई नहीं। सर विश्रांति देने वाले शिथिलात्मक आसन से। शिथिलात्मक आसन। अब ध्यान की कुछ विशेषता हम लोग देख लेते हैं। ध्यान में जैसे ध्यान का पाठ नियोजन कराना, तो उसमें एक बार ये पूछ दिया जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, इसीलिए इसको देख लेते हैं। कहते हैं ध्यान के दौरान क्या होता है, शरीर और मन को गहरा विश्राम मिलता है। 20-30 मिनट के ध्यान से प्राण वायु का ग्रहण कम किया जा सकता है, जो 6 से 7 घंटे की निद्रा से होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 20 से 30 मिनट तक आप ध्यान करें तो कितने घंटे की नींद के बराबर? डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। या पलट के पूछा जाता है 6 से 7 घंटे की निद्रा बराबर है कितने मिनट के ध्यान के? तो 20 से 30 मिनट के ध्यान के। हृदय गति और श्वसन गति घटती है ध्यान के दौरान। परानुकंपी प्रभाव की ओर झुकाव हो जाता है, यानी परानुकंपी प्रभाव आप उस पर इंपैक्ट आना शुरू होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो नर्व सीधे ब्रेन से निकलकर अंगों को सूचना प्रदान करती है, अधिकार करती है, उसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा गया है। इसके 2 पार्ट हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये परानुकंपी आया ना, इसीलिए इसको बताना हमने जरूरी समझा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा है? भय, क्रोध, उत्तेजना आदि जो क्रिया होती है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। और ये शांति और विश्रांति वाला किसका है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब बताइए कि ध्यान का संबंध किससे होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें कई बार कार्य पूछ दिया जाता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? एक्शन होता है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? स्टेबिलिटी होती है, विश्रांति होती है। आंख की पुतलियां इसमें फैल जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आंख की पुतलियां सिकुड़ती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। इसे हम अभ्यास कर रहे हैं, और अभ्यास करके क्या होगा? हम संवर्धनात्मक अभ्यास कर रहे हैं तो क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ जाता है। और इसमें ध्यान में क्या होता है? हार्ट बीट अपने आप एकदम नॉर्मल, धीरे 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 स्लो 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 होना शुरू हो जाता है। अनुकंपी में क्या है? कार्य क्या होगा? भय, क्रोध में श्वास की गति बढ़ जाती है, तो अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय एक्टिव होता है, रिलैक्स होता है, श्वास की जरूरत कम होती है, श्वसन धीमा हो जाता है, हम रिलैक्स होते हैं। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ईईजी का फुल फॉर्म है। तो ईईजी से पता चलता है कि इस दौरान ऊंचे अल्फा वेव पैदा होते हैं, साथ ही बीच बीच में थीटा तरंगे पैदा होती है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए कि ध्यान के दौरान कौन सी तरंगे ज्यादा बढ़ जाती है? तो क्या होता है? अल्फा वेव पैदा होता है, ऊंचे ऊंचे अल्फा वेव पैदा होता है, और बीच बीच में थीटा तरंगे भी पैदा होती है। तो अगर पूछा जाए कि ध्यान की अवस्था के दौरान क्या होता है, तो अल्फा वेव पैदा होता है और बीच बीच में थीटा तरंगे। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उस पर डिपेंड करेगा।
ये पता कैसे चला कि ध्यान में ऐसा होता है? तो ईईजी मतलब रिसर्च किया गया है ध्यान करने वालों पर, ईईजी उसके द्वारा। तो ईईजी से पता चला अल्फा वेव ज्यादा पैदा हो रहा है, बीच बीच में थीटा तरंगे पैदा होती हैं। कहा गया ईईजी क्या होता है? इस जांच से ब्रेन के अंदर के इलेक्ट्रिकल पैटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है, उसी से हमें पता चलता है वेव कौन से वेव पैदा हो रहे हैं। नियमित अभ्यास करने से विचलित मन भी शांत होता है, आचरण सुधरने लगता है, मन शरीर पर सकारात्मक प्रभाव आने लगता है। सभी लोग 20 से 30 मिनट तक ध्यान नहीं कर सकते। शुरुआत में किसी को कराने जा रहे हैं, 5 मिनट में ही आंखें 4 बार खोलते हैं, देखते हैं कि योगा टीचर क्या कर रहे हैं। तो जिनका ध्यान इतना नहीं लगता है, कहते हैं ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान कराना हानिकारक हो सकता है, थोड़े से कम से ज्यादा की तरफ बढ़ते जाए। अधिक अभ्यास से अधिक लाभ का सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। प्रतिकूल मनोविकार वाले व्यक्ति में ध्यान के अभ्यास से काफी लाभ मिलता है, लेकिन ध्यान कैसा कराना चाहिए इस पर हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। स्वस्थ और स्थिर लोगों में लंबी ध्यान अवस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी नहीं है। तो ये एक हो गया, स्वस्थ और स्थिर लोगों में लंबी ध्यान अवस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी नहीं है। इन समस्याओं से बचने के लिए ध्यान का अभ्यास मिताचार यानी थोड़ा थोड़ा करते हुए बढ़ाना चाहिए। अचानक से मत बढ़ाना है कि अचानक से ज्यादा करा दिया। ध्यान के अभ्यास से पहले क्या करेंगे? खिंचाव युक्त आसन करेंगे, प्राणायाम जैसे तालबद्ध श्वसन करेंगे, शवासन जैसे शिथिलात्मक क्रिया करेंगे, उसके बाद जो है ध्यान पर हम आएंगे। अब है, कई बार सवाल उठते हैं क्या किसी को प्रभावी ढंग से ध्यान सिखाया जा सकता है? क्या हमें पता, क्योंकि हम ध्यान तो देखते नहीं किसी के मन के अंदर। तो कहते हैं दरअसल कम समय तक टिकने वाली ध्यान का प्रभाव, ध्यान का भाव कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे साधक की मन स्थिति क्या है, वो अभी कल झगड़ा तो नहीं हुआ, अभी झगड़ा तो नहीं हुआ, उनके कैसा चल रहा है, दुकान कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, नौकरी में क्या स्थिति है। और दूसरा वातावरण, वातावरण में मानसिक, शारीरिक और बाहरी वातावरण, घर का वातावरण, सब कुछ आ जाता है। ध्यान के साधन की भी होती है, पता चला ध्यान कराने बैठे खूब शोरगुल हो रहा है, बच्चे हल्ला कर रहे हैं घर में, या वातावरण हमारा ठीक नहीं है। तो कई चीजों, कई भाव उस पर निर्भर करता है। अब इसमें तो सब लोग जानते हैं मधुर का स्वर होना चाहिए। सरल क्रियाविधि से ध्यान के लिए शांत वातावरण बनाने में मदद मिलती है। साधक की मनोदशा को देखते हुए उनकी व्यक्तिगत क्षमता अनुसार ही समय का निर्धारण करना चाहिए कि कितनी देर किनको अभ्यास कराना है। इसलिए उचित यही है कि ध्यान को यौगिक अभ्यासों के साथ कराना चाहिए, ना कि अलग से ध्यान की कक्षा हो। अध्यापक द्वारा स्वमूल्यांकन, जब अध्यापक किसी क्रिया को रोज एक जैसे ढंग से सिखाता रहता है तो कुछ दिनों में ही अध्यापन अरोचक हो जाता है, रोचक नहीं रहता है। इसीलिए क्रियाओं में उचित परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। प्रस्तुतिकरण का परिवर्तन भी चेंज होना चाहिए, शब्द भी चेंज होना चाहिए, एक ही से सेंटेंस रोज रोज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अध्यापक को खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या पाठ योजना बनाने में हमने पर्याप्त समय दिया है, क्या हमने क्रिएटिविटी उसमें लगाई है, क्या छात्र उत्साह पूर्वक इसे अपना भी रहे हैं, इस पर प्रैक्टिकल मतलब इस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे भी रहे हैं या नहीं, क्या उसे अध्यापन में नए अनुभव आए भी हैं या नहीं। ये सब चीजें अध्यापक को भी सोचना होता है। क्या छात्र अपनी गलतियों में सुधार कर पा रहे हैं या नहीं, या बिल्कुल सुधार नहीं हो पा रहा है। अब पाठ नियोजन का ये सब हिस्सा, पाठ नियोजन के क्या लाभ हैं? इससे अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है। अध्यापक का भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि हमने एग्जाम लिया, सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तो लगता है कि हमने कहीं गलत तो नहीं पढ़ाया, हमारे पढ़ाने का तरीका गलत तो नहीं है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपने जवाब दिया तो आत्मविश्वास बढ़ता है, मार्ग विचलन से वो बचता है। कुछ सवाल देख लेते हैं। 20 से 30 मिनट का अभ्यास कितने घंटे की नींद के बराबर है? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे की नींद के बराबर। ध्यान के अभ्यास से क्या होता है? हृदय गति बढ़ती है, हृदय गति कम होती है, श्वसन की गति बढ़ती है, श्वसन की गति कम होती है। गति कम होती है, श्वसन की गति भी कम होती है। सर 2 और 4। 2 और 4, बहुत अच्छा। ध्यान के अभ्यास से कौन सा नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है? ध्यान की बात हो रही है सर ऑटोनॉमिक। ध्यान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, सर पैरासिम्पैथेटिक, परानुकंपी, ठीक है। अभी हमको पढ़ा था तुरंत। योगाभ्यास के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक ध्यान के दौरान मस्तिष्क में कौन सी वेव निकलती है? अल्फा, अल्फा सर। कभी कभी थीटा भी सर।
4 ऑप्शन, अल्फा वेव, बीटा वेव, गामा वेव, कभी कभी थीटा सर वेव। 1 और 1 4 और 4 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कभी कभी थीटा नहीं है फिर तो एक ही होगा। अभ्यास सामान्यतः ज्यादा प्रभावशाली और लाभदायक होता है जब सिर्फ ध्यान की कक्षा कराई जाए, जब ध्यान की कक्षा अन्य यौगिक अभ्यास के साथ हो। ध्यान का अभ्यास कक्षा के प्रारंभ में कराया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, बहुत अच्छा। दूसरा नंबर, जब ध्यान की कक्षा अन्य यौगिक अभ्यास यानी आसन, प्राणायाम और भी मुद्रा करा रहे हैं उसके साथ कराएं तो ज्यादा होगा। ध्यान सिखाने के लिए इनमें से जरूरी है मधुर स्वर में निर्देश दिया जाए, सरल क्रियाविधि का इस्तेमाल हो, प्रयुक्त दोनों का ध्यान रखें, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों का ध्यान रखें। दोनों का ध्यान। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक स्वस्थ और स्थिर लोगों के लिए लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी नहीं है। लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी है। ध्यान का अभ्यास मिताचार से कराया जाए, ध्यान का अभ्यास नहीं कराना चाहिए। 1 3 है उठ, डी। 1 और 3 अभी हम लोगों ने पढ़ा ना। भले ही स्वस्थ और स्थिर है उसको भी लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास कराना बुद्धिमानी नहीं है, तो उनको मिताचार से कराएंगे। तो 1 और 3 यह भी हम लोगों ने पढ़ा, ये पुस्तक यही बात कह रही है। ध्यान की विधि में इनमें से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अधिक अभ्यास से अधिक लाभ, सबको 20 से 30 मिनट का अभ्यास नहीं कराना चाहिए। यौगिक अभ्यास ध्यान से ही शुरू करना चाहिए। यौगिक अभ्यास खिंचाव युक्त आसन श्वसन के बाद कराना लाभदायक होता है। वो तो ऑप्शन नहीं नहीं बेटा भाई, करा, 4 तो राइट लागू नहीं होता ना, लागू नहीं होता सर। हाँ। नहीं होनी चाहिए, तो 1 और 3 आएगा सर। 1 और 3 आएगा, तो ये तो कराना चाहिए, ये तो सही है, 4 भी सही है, 1 और 3 आएगा। ठीक, इसमें कहते कैसे आप एक तैयार करेंगे पाठ नियोजन, जैसे कोई पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका जो है स्तर कितना होना चाहिए। उत्तम पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर हैं, तो 8 स्तर हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। उत्तम पाठ योजना की भूमिका के 8 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 8 स्तर हैं। ये पूछ दिया जाता है इसीलिए नंबर जो है याद रखना है। 8 स्तर हैं। पहला है अध्यापक का नाम, ऊपर तो लिखना पाठ क्रमांक और दिनांक। उसके बाद अध्यापक का नाम, जैसे मैंने लिखा कौशल कुमार कमल। विद्यालय का नाम लिख देना है जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, ऐसे ही लिख दिया। कोई एक विद्यालय का नाम, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है इसलिए लिख दिया। कक्षा, समय की अवधि यानी कितनी देर की कक्षा है वो लिख लेंगे कि 6 से 7, पूर्वाहन या अपराहन या एएम या पीएम। पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, क्या कोई अभ्यास आपने कल की कक्षा कराई, या अगर नहीं कराया तो लिख देंगे कि नहीं, नो, कि नहीं हमने नहीं कराया। आज का अभ्यास, आज क्या कराने जा रहे हैं वो उसमें लिखेंगे। पाठ का लक्ष्य क्या होगा वो लिख देंगे। पाठ का उद्देश्य क्या होगा वो लिख देंगे। और 8वां है कि सहायक सामग्री उसमें क्या क्या इस्तेमाल होंगे, कि योगा मैट होंगे, बोर्ड होगा, या कोई प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 8 स्तर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है। पाठ नियोजन का की भूमिका के कितने स्तर हैं, तो 8 स्तर हैं। एक बार देख लेते हैं। उद्यानबंद, अग्निसार, कपालभाति, नौली एक दूसरे से अलग होते हुए इन अभ्यासों में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे कि सभी अभ्यास मुख्यतः पेट से जुड़े हुए हैं और इसका असर पाचन संस्थान पर पड़ता है। सभी अभ्यासों को बैठकर किया जा सकता है। कपालभाति को छोड़कर उद्यानबंद, अग्निसार, नौली को खड़े होकर के भी सुविधानुसार कंधे को झुकाकर किया जा सकता है। तो उद्यानबंद को ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हम बैठ करके ही करेंगे, ये योग अभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक, यही चीज मैं ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है। योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक अग्निसार की क्रिया का अभ्यास किया जाता है बैठकर, खड़े होकर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस पर मेरा ध्यान था इसको कराना। बताइए। प्रयुक्त दोनों से। प्रयुक्त दोनों। यानी कि अग्निसार की क्रिया बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, योगाभ्यास की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक। इसमें और कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं, सटीक हम लोग बस जा रहे हैं।